नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल में जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। ठीक है, NCERT शॉर्ट्स। हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, आधुनिक भारत इतिहास की। ठीक है, और उसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं वो रिवॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, जो प्रमुख विद्रोह हुए उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो जन विद्रोह हुए थे उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था, उसके बैकग्राउंड के बारे में बात किया। अगर पिछले वीडियोज में आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, ताकि आप एक सिस्टमैटिक ढंग में आप जो है समझ पाएं। ठीक है, और इससे जो है आप नोट्स भी बनाते रहें। ठीक, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो भारत में हुए किसान आदिवासी आंदोलन के बारे में बात करेंगे, खासकर उन आंदोलन के बारे में जिसमें धार्मिक रंग भी शामिल था। ऐसे आंदोलन थे, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजी शासन की नींव को हिला के रख दिया था। हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, जैसे कि कोई कहानी सुन रहे हैं। ठीक है, ताकि आप इस विषय को पूरी तरह से समझ सकें। और अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आपके लिए तो बहुत फायदेमंद होने वाला है। अगर आप इंटरटेनमेंट के लिए, जानने के लिए, अपनी जानकारी के लिए सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये संघर्ष की कहानी है। इसमें जो प्रमुख किसान आंदोलन है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला आंदोलन हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। ठीक, अगर हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें तो 18वीं 19वीं शताब्दी चल रहा था। उसमें जो है अंग्रेजों का शासन था ऑब्वियसली हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, और किसानों और आदिवासियों को जो है बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि कभी जो है जमीन से उनको हटा दिया जाता था, बेदखल कर दिया जाता था लगान न देने के कारण। अब बढ़ा हुआ लगान इतना ज्यादा होता था कि जिसको चुकाने में कर्ज में डूब जाते थे, और जो महाजन जिनसे कर्ज लेते थे वो लालच भरी चीजें करते थे, क्योंकि वो अपना जो है बहुत ही बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, उस पे जो है कर्ज देते थे। तो जिसके कारण क्या होता है कि और ज्यादा जो है वो कर्ज बढ़ता जाता है, जिसको कभी वो चुका नहीं पाते हैं महाजन। तो ऐसी चीजें जिससे वो जूझ रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार की नीतियों से सीधे सीधे जो है उनके रोजी रोटी और अपने पहचान के ऊपर हमला हो रहा था। तो इन्हीं मुश्किलों से तंग आकर उन्होंने जो है आवाज उठाई और विद्रोह किए। ठीक है, तो हम लोग इसमें पहला विद्रोह देखेंगे, नारकेल भरिया विद्रोह, जो 1831 में होता है। ये होता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ठीक, इसके नेता थे मीर निथार अली, जिनको तीतू मीर के नाम से भी जाना जाता है। तीतू मीर ने जो है मुस्लिम किसान जो वहां पे थे बेसिकली, उनको जो है जमींदारों के खिलाफ, जमींदार जो वहां पे थे वो हिंदू थे, ठीक है, तो उनके खिलाफ पहले एकजुट करते हैं, फिर उन मतलब रिवोल्ट के लिए तैयार करते हैं कि आप जो है विद्रोह करना है। ठीक है, और विद्रोह किस बात को लेकर होता है? विद्रोह इस बात को लेकर होता है कि वहां के जो किसान होते हैं ना वो दारी रखते हैं, तो दारी पे भी टैक्स लगा दिया जाता है। ठीक है, तो दारी पे टैक्स लगाने के कारण जो है विद्रोह होता है। और साथ साथ जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो विद्रोह होता है वो नील की खेती करने के कारण जो है मतलब ऐसा होता है। नील की खेती करने से क्या दिक्कत होती थी कि नील की खेती आपको करना ही पड़ता था अंग्रेजों के इसे आदेश से, और अपने जमीन के ऊपर आप जब जिस जमीन पे आप नील की खेती करते थे वो जमीन जो है अनउपजाऊ हो जाती थी, मतलब ऐसा हो जाता था कि वो उपजाऊ नहीं रहता था। ठीक है, ठीक, उसकी उपज जो है वो खराब हो जाती थी, मतलब जो उसके अंदर उर्वरता है मिट्टी के अंदर वो खत्म हो जाती थी। समझ गए? तो ये विद्रोह जल्द ही धार्मिक रंग में रंग गया, और बाद में जो है ये भावी आंदोलन में भी जाके मिल गया। इसे अंग्रेजों के खिलाफ जो है पहला सशस्त्र किसान विद्रोह माना जाता है। सोचिए, दाढ़ी पे टैक्स लगता था। ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी बात जो है वो बड़े बड़े आंदोलन को खड़ा कर सकती है। ठीक है, दूसरे आंदोलन की बात करेंगे, पागलपंथी विद्रोह। ये विद्रोह जो है पूर्वी बंगाल में हुआ था, वो पश्चिमी में हुआ था, ये पूर्वी बंगाल में हुआ था। ठीक है, पूर्वी बंगाल का एक जगह था, ठीक है, जिला था मैन सिंह, वहीं हुआ था। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक समूह था, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से हाजोंग और गारो जनजातियां शामिल थी। इसे करमशाह, ठीक है, करमशाह नाम के जो, ठीक, उसने शुरू किया था, एक व्यक्ति ने शुरू किया था, नेतृत्व किया था। तो आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप हेडलाइन लिख लेंगे, ठीक है, किसने नेतृत्व किया था और कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था ये देख लेंगे। ठीक है, और कहानी तो मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को, कौन कौन सी जनजातियां शामिल थी वो भी देख लेंगे। हाजोंग गारो जनजातियां इसमें शामिल थी। बाद में उनके बेटे जो है टीपू के नेतृत्व में आदिवासी किसानों ने खुद को संगठित किया। ठीक है, इसी का बेटा जो है टीपू, उसने जो है फिर से संगठित किया किसानों को, और टीपू ने जमींदारों के अत्याचारों का विरोध किया। 1825 से लेकर 1835 के बीच जो है ये चला। ठीक, विद्रोह, पागलपंथियों ने एक निश्चित सीमा से ज्यादा किराया देने से इनकार कर दिया और जमींदारों के घरों पर हमला कर दिया। सरकार ने इन किसानों की रक्षा के लिए क्या किया? ठीक है, कुछ नियम भी बनाए, लेकिन अंततः जो है आंदोलन को बलपूर्वक ही दबाया जा सका। ठीक, तो इसको बलपूर्वक जो है 1825 में स्टार्ट होता है, 1835 में जो है इसको दबा दिया जाता है। ठीक, अगले विद्रोह के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फराजी विद्रोह। ठीक है, ये भी 1838 से 1857 तक चलता है। ठीक, फराजी मूवमेंट्स में जो है हाजी शरीयतुल्लाह जो है, जिनका 1781 में जन्म होता है, 1840 में ये मारे जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। ठीक,
तो इनका जो है बहुत बड़ा रोल है, तो इस बारे में भी बात करेंगे। ठीक, तो फराजी जो है वो भी पूर्वी बंगाल के फरीदपुर जिले में होता है और हाजी शरीयतुल्लाह जो है उनके द्वारा मतलब ये नेतृत्व किया जाता है। ये बेसिकली जो है मुस्लिम संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की वकालत की। ठीक है, इन्होंने चाहा कि थोड़ा जो है रिफॉर्म हो मुस्लिम समुदाय के अंदर, तो इन्होंने उसकी वकालत की। और ये आंदोलन भी बंगाल के मतलब पहले ही बता चुका हूँ कि फरीदपुर जिलों में हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम में सुधार करना, लेकिन यह बहावियों का विरोधी था। ठीक है, शुरू में यह बहावियों का विरोधी था, बाद में इस आंदोलन ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। शरीयतुल्लाह जो है और उनके बेटे मोहम्मद मोहसिन, जिसको दूदू मियाँ कहते थे, ठीक है, वो दूदू मियाँ के नाम से भी फेमस है, ने बंगाल के करीब किसान मतलब जितने भी गरीब किसान थे उनके बीच काफी मतलब लोकप्रियता हासिल किया और उनको एकजुट किया और उनके दम पे जो है इस शक्तिशाली आंदोलन को चलाया। फराजी विद्रोह जो है 1838 से 1857 तक चलता है। ज्यादातर फराजियों ने बाद में बहावी विचारधारा अपना ली थी, यानी बहावी मूवमेंट में फिर उन लोगों ने शिरकत कर लिया था। ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ और 1857 में इसको दबा दिया जाता है। ठीक, बहुत बड़ा विद्रोह होता है 1857, उसके बारे में जानते ही हैं आप लोग। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब ये पूरे रिवॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो मोपला विद्रोह। ठीक है, ये 1836 से 1854 तक चलता है और 1921 में जो है फाइनली ये इसमें जो है जो भी चेंजेस होने होते हैं वो होते हैं। तो ये विद्रोह जो है मालाबार के मतलब केरला का आप क्षेत्र देख सकते हैं, मालाबार का क्षेत्र है, वहाँ मोपला जो है ना वो भी मुस्लिम थे। ठीक है, तो मोपलाओं के बीच हुआ था। राजस्व यानी कि टैक्स में जो बढ़ोतरी हो गई थी वहाँ पे, खेत के आकार में कमी कर दी गई थी, अधिकारियों का जो अत्याचार बढ़ गया था किसानों के ऊपर, इससे जो है भारी असंतोष पैदा हो गया था। तो 1836 से 1854 के दौरान जो है 22 विद्रोह हुए, लगभग 22 विद्रोह होते गए, लेकिन कोई भी जो है सफल नहीं हो सका। दूसरा मोपला विद्रोह असहयोग आंदोलन के दौरान खिलाफत समर्थकों यानी 1921 का जो टाइम है उस समय होता है और कांग्रेस के द्वारा जो है संगठित मोपलाओं के बाद हुआ। ठीक है, लेकिन हिंदू मुस्लिम मतभेदों ने कांग्रेस और मोपलाओं को एक दूसरे से दूर कर दिया। 1921 तक जो है मोपलाओं को कुचल दिया गया। ठीक, मतलब कुछ भी जो है हासिल नहीं हुआ इतने लंबे संघर्ष का। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा 1857 के विद्रोह में किसानों की जो भूमिका रही है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 1857 का विद्रोह, जिसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं ना, कुछ क्षेत्रों में किसानों की सक्रियता जो है दिखाई। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों ने विदेशी शासन से लड़ने यानी अंग्रेजों से लड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पे जो है स्थानीय सामंती नेताओं के साथ खुद को संगठित किया। ठीक है, उनके साथ मिलकर लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। विद्रोह के बाद क्या हुआ? विद्रोह के बाद सरकार ने किसानों की उपेक्षा की और जमींदार वर्ग का जो है समर्थन किया, जिससे किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। और अवध में जो है मतलब अगर अवध में हम उदाहरण के लिए बात करें तो भूमि तालुकदार के पास रही। ठीक है, जो भी वहाँ की भूमि थी वहाँ के जो तालुकदार थे उसके पास थी। ठीक है, मतलब एक क्षेत्र का जो है ना, एक क्षेत्र का तालुकदार होता था, उसके अंदर जो है बहुत सारे गांव के जमीन आते थे। ठीक है, तो उसके पास रही और टैक्स और जो अन्य शक्तियां थी वो भी उसी को दी जाती थी। ठीक है, तो किसानों को मतलब क्या हुआ कि बंगाल किराया अधिनियम 1859 के तहत जो है प्रावधानों से कोई लाभ नहीं मिला। ठीक है, मतलब एक प्रावधान किया गया था 1859 का किसानों का बंगाल किराया अधिनियम, उससे कोई लाभ नहीं मिल सका। 1857 के विद्रोह में उनकी भागीदारी के दंड के रूप में कुछ क्षेत्रों में किसानों को जो है अतिरिक्त टैक्स देना पड़ा। ठीक है, भुगतान करना पड़ा। ठीक, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया मोपला विद्रोह के अलावा। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे आदिवासी विद्रोहों की। ठीक है, और आदिवासी विद्रोह के क्या कारण रहे, आदिवासी विद्रोह की क्या विशेषता रही, फिर एक एक करके जितने भी आदिवासी विद्रोह हुए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, समझ गए ना? तो ये विद्रोह खासकर जो है खौफनाक हुए, हिंसक हुए, बहुत ही ज्यादा मार काट मचा। आदिवासी विद्रोह के अगर कारण की बात करें तो आदिवासी आंदोलनों को जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, मुख्य भूमि आदिवासी विद्रोह और सीमांत आदिवासी। ठीक है, मतलब अगर हम देखें तो पहले मुख्य भूमि में जो लोग रहते थे, एक भूमि के जो बीच में है, ठीक है, जो और जो सीमांत मतलब सीमा पे रहते थे। ठीक है, तो दो तरह के हैं, जो मुख्य भूमि पे रहते थे वो उन लोगों ने जो रिवोल्ट किया और जो सीमा पे रहते थे उन लोगों ने जो रिवोल्ट किया। ठीक है, तो दो भागों में हम बांट सकते हैं इसको, जो भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में ज्यादातर रहे हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी हिस्सा कहेंगे तो हम ऊपर के तरफ का पूर्व का हिस्सा कहेंगे। ठीक है, भारत का, ये भारत का नक्शा समझ लीजिए और इस तरफ का जो हिस्सा है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो
आदिवासी विद्रोह के कई कारण थे, जिनमें आदिवासी भूमि और वन सबसे जो है महत्वपूर्ण कारण थे। ठीक है, तो बंदोबस्त लगाया गया था, बंदोबस्त व्यवस्था लाई गई थी अंग्रेजों ने लेके आए थे। अंग्रेजी शासन का जो बंदोबस्त व्यवस्था था, उसने जो है आदिवासियों के बीच संयुक्त स्वामित्व परंपरा को, मतलब एक साथ जो अथॉरिटी होती थी उनकी, उस परंपरा को इम्पैक्ट किया। ठीक है, प्रभावित किया, और उनके सामाजिक जो संगठन था उसको भी छिन्न भिन्न कर दिया। जैसे जैसे कंपनी सरकार द्वारा कृषि का विस्तार किया गया, आदिवासियों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा, और इस क्षेत्र में जो है गैर आदिवासी लोग को जो है वहां पे आने जाने की अनुमति दे दी गई, और उनका आवागमन जो है बढ़ने लगा। तो एक क्षेत्र था, मान लीजिए इस जंगल में आदिवासी लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे जो है अब कृषि का विस्तार होने लगा। पहले क्या है, ये लोग जो है झूम की खेती और ये सब करते थे, एक जगह खेती मतलब ठहर के नहीं करते थे। ठीक, और या फिर जंगल से ही अपना काम चलाते थे, मान लीजिए ये आदिवासी लोग। और उसके बाद क्या हुआ, जब अंग्रेज जो है इस क्षेत्र में अपना विस्तार करने लगे, तो ये जंगल जो है धीरे धीरे कम होने लगा और खेत जो है बढ़ने लगे। तो यहाँ पे जो है सामंत लोग थे वो लोग आने लगे, किसान मतलब जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं वो लोग आने लगे। तो इससे क्या हुआ, इनकी प्राइवेसी जो है भंग होने लगी और इनकी स्वतंत्रता जाने लगी। ठीक, तो बेसिकली इसी जो है ना कारण रिवोल्ट हुआ। झूम की कृषि पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, किसने, अंग्रेजों ने। देखिए, वनों में झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। झूम की कृषि क्या होती है, ठीक है, मतलब एक जंगल का क्षेत्र आप मान लीजिए ये। ठीक, मैं ठीक से थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझा दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। झूम की खेती अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है। ठीक है, अब इस क्षेत्र में मैंने जंगल साफ किया और यहाँ पे खेती की। ठीक है, आग लगा के और इस जंगल को साफ किया, और आग लगाने से क्या हुआ कि ये खेती यहाँ पे जो जमीन है वो उपजाऊ हुई। ठीक है, और यहाँ पे मैंने खेती किया और उसके बाद फिर इसको छोड़ दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे जंगल को उगने दिया, फिर दूसरे क्षेत्र में मैंने खेती किया। ठीक है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, फिर तीसरे, फिर चौथे। तो इसी को झूम की खेती जो है कहते थे। तो इस पे जो है प्रतिबंध लगा दिया, किसने, अंग्रेजों ने। ठीक है, अब आदिवासियों को जो है इससे समस्या होने लगी। ठीक है, और समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। सरकार ने आरक्षित वन और प्रतिबंधित लकड़ी का उपयोग जो है चारागाह के द्वारा जो वन क्षेत्र पर सब पे नियंत्रण बढ़ा दिया। मतलब अब पूरे क्षेत्र पर जो है अंग्रेजों का नियंत्रण होने लगा। ठीक है, किसी क्षेत्र में तो जाना है, अब इनको मना भी होने लगा कि ये जो है आरक्षित क्षेत्र है, यहाँ आप नहीं जा सकते, इस तरह की लकड़ी का यूज नहीं कर सकते, चंदन की लकड़ी का यूज नहीं कर सकते, ये सब होने लगा। अब शोषण भी बढ़ने लगा वहां पे। जब लोग बढ़ने लगे तो उनका जो आदिवासी थे उनका शोषण भी बढ़ने लगा। पुलिस, व्यापारी, महाजन, ये सब जो है उनको खूब शोषित करने लगे, उनको परेशान करने लगे, बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ने लगी। ठीक है, धीरे धीरे बहुत ऐसे अमानवीय हरकतें भी वो लोग करते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। तो कानूनों में जो है हस्तक्षेप, कुछ सामान्य कानूनों में भी उनका घृणा में वृद्धि, जैसे उनका जो अपना जो कानून था, ठीक है, उन आदिवासियों का, उसमें भी हस्तक्षेप ये लोग करने लगे। पुलिस हो या महाजन हो या सामंत हो या अंग्रेज हो, ये सब जो है उसमें हस्तक्षेप करने लगे। तो ये भी उनको ठीक नहीं लगा। ठीक है, सामाजिक धार्मिक जो सुधार था वो आदिवासी पूरे देश में चलाई जा रही थी। ठीक है, आदिवासी धार्मिक सुधार जो है पूरे देश में चलाई हुई, सामाजिक धार्मिक सुधार गतिविधियों में भी ये भाग ले रहे थे, उससे भी ये प्रेरित हो रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें भी हो रही थी। उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र, अब हम लोग ये तो पहले मेन जो लैंड है उसकी बात कर ली हम लोगों ने। अब जो सीमा पे जो लोग रहते थे, ठीक है, आदिवासी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र के आदिवासियों के आंदोलन कुछ मायनों में गैर सीमांत आदिवासी विद्रोह से, यानी जो मेन लैंड पे थे उनसे अलग था। आदिवासी जिनके सीमा से लगे देशों के साथ साझा आदिवासी संस्कृति संपर्क में थे, ने खुद को राष्ट्रवादी संघर्ष से जोड़ने के बारे में नहीं सोचा। उनके विद्रोह जो है भारतीय संघ या पूर्ण स्वतंत्रता के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता के पक्ष में नहीं था, यानी कि वो किसी भी तरह से भारत की स्वतंत्रता को लेकर जो है सजग नहीं थे, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, बेसिकली बात ये है, समझ गए। चलिए, दूसरा कैसे अलग है, ये आंदोलन जो है वन आधारित या कृषि संबंधी विद्रोह नहीं थे, जैसा कि ये जनजातियां आमतौर पर भूमि और वन क्षेत्र के नियंत्रण में थी। अंग्रेजों ने गैर आदिवासी क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में काफी समय बाद प्रवेश किया। ठीक है, तीसरा कैसे अलग थे, ठीक है, मेनलैंड से सीमांत जो आदिवासी थे उनका जो आंदोलन था वो कैसे अलग था। तो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत सीमांत आदिवासी विद्रोह गैर सीमांत आदिवासी विद्रोहों की अपेक्षा अधिक लंबे समय तक जारी रहे। ठीक है, विसंस्कृतिकरण जिसको कहते हैं, मतलब आपका जो एक संस्कृतिकरण है, ठीक है, आप जिस संस्कृति को मानने हैं उसका धीरे धीरे जो है मानते हैं उसको धीरे धीरे क्या है खत्म किया जाता है, उसी को विसंस्कृतिकरण कहते हैं। तो विसंस्कृतिकरण आंदोलन भी सीमांत जनजातियों के बीच फैल गए। ठीक है,
अब आदिवासी विद्रोहों की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, देखिए आदिवासी विद्रोह हुए उसके कारण क्या क्या थे वो बात कर लिया हम लोगों ने, फिर क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। समय और काल में अलग होने के बावजूद आदिवासी विद्रोह में कुछ समान विशेषताएं थी। ठीक है, अब जो मेन लैंड पे थे वहां तो पहले पहुंच गए अंग्रेज, लेकिन जो सीमांत के आदिवासी थे वहां बाद में पहुंचे। तो एक तरह से क्या कहेंगे कि जो समय था वो अलग अलग टाइम पे जो है दोनों जगह विद्रोह हुए। ठीक, पहचान और एकता, इन दोनों की पहचान एकता जो है वो एक ही जैसी थी। आदिवासी पहचान या जातीय जो समानता थी इन समूहों की एकता के पीछे थी। ठीक है, सभी बाहरी लोगों को दुश्मन के तौर पे ये लोग देखते थे, चाहे वो सीमांत में रहने वाले आदिवासी हो या मेन लैंड पे रहने वाले आदिवासी हो। ठीक है, तो ये जो बाहरी व्यक्ति थे उनको जो है ये दिकू कहते थे। ठीक है, मतलब एलियन मानते थे, एक तरह से जो है बाहरी व्यक्ति मानते थे। ठीक, तो इनको जो है दुश्मन के तौर पे जो है मतलब देखते थे वो लोग। ठीक, गरीब लोग जो व्यक्तिगत श्रम पर निर्भर थे और गांव में सामाजिक आर्थिक रूप से सहयोगात्मक भूमिका में थे, अकेले पड़ गए। इस आंदोलन ने महाजनों व्यापारियों के प्रति हिंसा की। ठीक है, जिन्हें वे औपनिवेशिक सरकार के विस्तार के तौर पर देखते थे। अब जो वहाँ पे महाजन थे या फिर जो वहाँ पे जमींदार लोग थे जो इनके क्षेत्र में घुस आए थे, तो उन पे जो है इन लोगों ने हमला किया और हिंसक मतलब हमला किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं, उन पे हमला भी किया। ठीक है, और ये इसको इस तरह से देखते थे कि ये अंग्रेजों के जो है एजेंट्स हैं। ठीक, नियमों के खिलाफ रोष, क्या दूसरा विशेषता है नियमों के खिलाफ रोष। ठीक है, मतलब गुस्सा, जो वहां पे रूल रेगुलेशन लाए गए उसके खिलाफ जो है गुस्सा है। विदेशी सरकार द्वारा जो नियम लाए गए उसके खिलाफ जो है गुस्सा बढ़ने लगा, जो विद्रोह का जो एक सामान्य कारण था, जिन्हें वे आदिवासियों के पारंपरिक सामाजिक आर्थिक ताने बाने को नष्ट करने का प्रयास के रूप में देखते थे, कि जो हमारा जो अपना संस्कृति है उसको जो है धीरे धीरे नष्ट कर रही हैं इनके जो नियम कानून है। मसीहा जैसे नेता वहां पे होते थे। अधिकतर विद्रोहों का नेतृत्व जो है मसीहा जैसे व्यक्तियों ने किया, जिन्होंने अपने लोगों को विद्रोह करने को प्रोत्साहित किया और बाहरी लोगों द्वारा जो है उन्हें दिए गए दुखों का अंत करने का वचन भी दिया। ठीक है, जैसे बिरसा मुंडा को आप देख लीजिए। ठीक है, वो जब विद्रोह हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि मैं जो हूँ उधरती आवा हूँ, मैं भगवान हूँ। ठीक है, मैं भगवान का एक रूप हूँ और तुमको जो है तुम्हारे दुखों से जो है मुक्ति दिलाने आया हूँ। ठीक है, तो मसीहा जैसे थे। ठीक, समझ गए। परंपरागत हथियार थे उनके पास, चाहे वो सीमा पे रहने वाले लोग हो, आदिवासी हो, या उनके पास कैसी हथियार थे, भाला, बर्छी, कुदाली, यही सब था। ठीक है, तो ये जो है परंपरागत हथियार है। ठीक, आदिवासी आंदोलन शुरुआत से ही अभिशप्त थे क्योंकि उनके पास अपने दुश्मन से युद्ध करने के लिए परंपरागत हथियार ही थे, जबकि अंग्रेजों के पास क्या था, आधुनिक तकनीक पर आधारित हथियार थे, यानी बंदूकें थी। ठीक है, गोला था, बारूद था, ये सब था। अब कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे, पहला जो विद्रोह है, ठीक, आंदोलन है आदिवासी आंदोलन, उसमें पहाड़िया विद्रोह जो होता है वो 1772 से लेकर 1782 तक होता है। ठीक, पहाड़िया जो है वो राजमहल की पहाड़ियों में बसी एक लड़ाकू जनजाति थी, जिसने अपने क्षेत्र का अतिक्रमण किए जाने के विरोध में, ठीक, जब इनके क्षेत्र को कब्जा करने लगे अंग्रेज, उसके विरोध में 1778 में सशस्त्र विद्रोह यानी हथियार से लड़े। ठीक है, शुरू कर दिया। स्थानीय आदिवासी सरदारों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह जो है अत्यंत हिंसक और खूनी था, मतलब मार काट खूब मचा। ठीक है, बहुत ज्यादा। ठीक, और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यही वो क्षेत्र है जो राजमहल का क्षेत्र है। ठीक है, आप ये झारखंड का मैप देख रहे हैं, इधर बिहार है, इधर वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों से जो है घिरा हुआ है, लगता है। ठीक, तो इसी क्षेत्र में हुआ था पहाड़िया विद्रोह। राजमहल की जो पहाड़ी है भागलपुर तक जाती है। ठीक है, खैर इसको जो है बाद में अंग्रेजों ने जो है कुचल दिया 1782 तक। ठीक है, और कुछ खास जो है इसमें हुआ नहीं। अब अगला हम लोग देखेंगे चुआर विद्रोह। ठीक, चुआर विद्रोह जो होता है वो बहुत ही सिचुएशन खराब हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, बढ़ी हुई बहुत ज़्यादा जो है टैक्स बढ़ जाता है, टैक्स की मांग बढ़ जाती है अंग्रेजों की तरफ से। बहुत ही आर्थिक स्थिति जो है इन लोगों की खराब हो जाती है। मिदनापुर जिले की जो है ये जो चुआर विद्रोह होता है ये मिदनापुर जिले में होता है। यहाँ की जो चुआर जनजाति होती है वो हथियार उठाने के लिए जो है एकदम मजबूर हो जाती है इन सब कारणों से। ये आदिवासी लोग मूलतः जो है किसान होते हैं या तो आखेटक होते हैं, ठीक है, शिकारी होते हैं, शिकार करके अपना पेट पालते हैं या तो खेती करके पाल
पालते थे। यह विद्रोह जो है मतलब अब इतना ज़्यादा इन पे ये सब चीज़ लगा दिया जाता है ना, प्रतिबंध, नियम कानून या फिर टैक्स, जिसकी वजह से इनकी एकदम हालत ख़राब हो जाती है, एकदम मतलब खाने बिना ये लोग जो है मरने पे रहते हैं। तो अब ऐसी हालत में क्या करें, तो विद्रोह ही करना था। तो 1766 में पहले जो है ये स्टार्ट करते हैं, ये मतलब विद्रोह को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ठीक, 1769 से लेके 1805 तक बेसिकली ये चलता है। मैं कहूँगा 1816 तक चलता है। ठीक है, तो 1766 से 1772 तक पहले चलता है। ठीक, ये विद्रोह। उसके बाद 1795 में फिर 1816 के बीच जो है फिर से ये विद्रोह जो है खड़ा हो जाता है। ठीक, और चुआर जो मानभूम और भारभूम ये जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, खासकर भारभूम में और घाटशिला की पहाड़ियों के बीच ये लोग जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। वहाँ पे विद्रोह बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, वहाँ पे लोग जो है एक तरह से अपने आप को लड़ाई में झोंके हुए थे। ठीक है, उन्होंने अपनी भूमि को जो है प्रोटेक्ट किया। ठीक, एक प्रकार से सामंतवादी काल में रखा, लेकिन वे घनिष्ठ रूप से जो है बहुत ही मजबूती से अपनी मिट्टी से जुड़े हुए नहीं थे। वे अपने जंगल प्रमुख या जमींदार के पास इसे बोली पर या फिर पट्टे पर छोड़ देते थे। ठीक है, अपनी जमीन को दूसरी जमीन पर फिर जाके खेती करने लगते थे। इसी तरह का इनका मतलब एक तरह का इनका कल्चर था। ठीक, और ये दूसरी जगह पे खेती करने के लिए हमेशा तैयार होते थे, अपनी जमीन को छोड़े। कोई ऐसा ज़्यादा ये नहीं था कि लगाओ हमारी जमीन छीन लो, तो बहुत बड़ा दिक्कत। लेकिन इनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी जिस कारण इन्होंने विद्रोह किया। 1771 में क्या होता है, चुआर सरदारों द्वारा जो है धारका के श्याम गंजम, कालीपाल और दुबराज के जो है सुबला सिंह, इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया 1771 में। 1798 में जो है फिर से दुर्जन सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जो रायपुर का जमींदार था। ठीक है, जिसे बंगाल के रेगुलेशन अभियान के कारण जमींदारी से बेदखल कर दिया गया था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को जो बहुत ही बर्बरता से बाद में कुचल दिया, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कि बहुत लोग मारे गए, इतनी कि उनकी संख्या मतलब आज तक हम लोगों को पता भी नहीं है। ठीक है, कि कितने लोग मारे गए। खैर, तो ये हुआ, बाद में इसको कुचल दिया गया। ठीक है, 1816 में। अब बात करते हैं कोल विद्रोह की। ठीक, ये होता है 1831 और 18 मतलब एक ही साल के अंदर जो है ये खत्म हो जाता है। यह विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। विद्रोह की आग उस समय सुलगी जब कोल यानी मुखिया, जो वहाँ के मतलब कोल मुखिया को मुंडा कहते थे, ठीक है, से बड़े पैमाने पर जमीन का हस्तांतरण जो है हिंदू, सिख, मुस्लिम जैसे बाहरी किसानों को दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इस कार्य से छोटा नागपुर के जो कोल नाराज हो गए और 1831 में बुद्धो भगत, ठीक है, कोल विद्रोह के नेतृत्व करने वाले का नाम था बुद्धो भगत। ठीक है, इसके नेतृत्व में कोल विद्रोहियों ने हजारों मतलब हजारीबाग में, इन सब क्षेत्रों में जो है हजारों की संख्या में किसानों को मार दिया। ठीक है, और जला दिया। केवल बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान से कानून व्यवस्था और शांति जो है पुनः स्थापित की जा सकी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया, जो वहां के जमींदार थे जिनको जो है इनकी जमीन दे दी गई थी, उनको इन लोगों ने मार दिया, जला दिया। बहुत ही मतलब हिंसक विद्रोह किया। बाद में जो है अंग्रेजी सेना आती है, फिर लड़ाई होता है और फिर इस विद्रोह को कुचल दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हो एवं मुंडा विद्रोह 1820 से 1837। ठीक, देखिए, राजा परहत ने अपनी हो जनजातियों को सिंहभूम और छोटा नागपुर जिलों को अंग्रेजों द्वारा हस्तगत करने के विरोध में संगठित किया था। राजा परहत, ठीक, पहले इसने किया। यह विद्रोह लगातार 1827 से, ठीक है, 1827 तक चला, जब हो जनजाति जो है, ठीक, लगातार 1820 से 1827 तक चला, जब हो जनजातियों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, 1827 में। हालांकि बाद में 1831 में उन्होंने अंग्रेजों की जो नवीन कृषि राजस्व टैक्स नीति थी, उनके क्षेत्र में बंगालियों के प्रवेश के विरोध में फिर से विद्रोह कर दिया था। ठीक है, मुंडा भी काफी लंबे समय तक शांत नहीं रहे। 1899 से 1900 ईस्वी, ठीक है, 1899 से 1900 ईस्वी, इसी समय जो है बिरसा मुंडा ने क्या किया था, इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, मुंडा ने रांची के दक्षिणी क्षेत्र में जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह शुरू किया। 1860 से 1920 तक जो है ये विद्रोह चला। ठीक, इस समय अवधि के दौरान जो है उल गुलान विद्रोह एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, चाहे बिरसा मुंडा विद्रोह कहें या उल गुलान विद्रोह कहें, दोनों एक ही है। ठीक, समझ गए।
तो इस विद्रोह से क्या हुआ कि एक धार्मिक आंदोलन के रूप में पहले प्रारंभ हुआ, ठीक है, और बाद में जो है सामंती और जमींदारी व्यवस्था शुरू किए जाने और साहूकारों को वनों के ठेकेदारों के शोषण के विरुद्ध जो है लड़ने, मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल वर्ड में बताता हूँ, सिंपली तरीके से। बाद में क्या हुआ कि जो सामंती लोग थे, जमींदार थे, उनको जो है इनकी जमीनें दी जाने लगी, ठीक है, हस्तांतरण किए जाने, जो वहाँ के साहूकार थे, ठेकेदार थे, ठीक, वने के ठेकेदार, वो लोग इनका जो है शोषण करने लगे। अब उसके विरुद्ध जो है फिर से ये आंदोलन हुआ, 1860 में हुआ था, फिर 1899 से लेके 1900 के बीच जो है बिरसा मुंडा ने लास्ट लड़ा था, और फिर इनको जो है पकड़ के जेल में डाल दिया गया, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, समझ गए। तो इन्होंने खुद को जो है भगवान घोषित किया था, धरती आबा कहा जाता है इनको, ठीक। तो इनके मृत्यु के बाद ही ये आंदोलन जो है वो खत्म हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो मेंस में इसको अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, संताल विद्रोह 1855 से लेकर 56 तक हुआ था, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है प्रोमिनेंटली मेंस में पूछा ही जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो होता ही है, लेकिन प्री में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड बात करेंगे, ठीक है। देखिए, संथाल जो थे वो कृषि करने वाली जनजाति थे, ठीक है, ये कृषि पे आधारित थी, ठीक, और निरंतर जो है इनका दमन हो रहा था, जमींदारों और जो वहाँ के लोग, जो साहूकार लोग थे, वो इनका दमन कर रहे थे। इस क्षेत्र में भी जो है अंग्रेजों ने इन लोगों को जमीनें दे दी थी, और पुलिस का समर्थन जो है मतलब इनको प्राप्त नहीं था संथालों को, लेकिन जो वहाँ के जमींदार थे, साहूकार थे, उनको पुलिस का समर्थन भी प्राप्त था। जमींदारों का ही साथ दिया करते थे, कोई भी गलती होती थी पहुंचते थे पुलिस के पास, उल्टा उन्हीं को पकड़ लिया करते थे, ठीक है। इनका बहुत तरीके से शोषण करते थे, इनके बहू बेटियों सबको छेड़ते थे, ठीक है, इस तरह की चीजें भी होती थी, मतलब इस तरह की चीजें भी हो रही थी। तो इसका जो है इन्होंने विरोध किया, ठीक है, विरोध किया और फिर रिवोल्ट किया, ठीक। तो इतना ज्यादा इनका अत्याचार बढ़ गया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है इन्होंने विरोध किया, ठीक। और सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे, ठीक, याद रखेंगे, इन्होंने नेतृत्व किया। संथाल ने कंपनी शासन के अंत की घोषणा कर दी, बोला कि हमारे क्षेत्र में आपका कोई शासन नहीं रहेगा, और भागलपुर तथा ताजमहल के बीच का जो क्षेत्र था उसको अपने अंडर में ले लिया, बोला हम यहाँ के अब जो है शासक हैं, और उसको जो है स्वायत्त घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। विद्रोहियों को 1856 तक जो है कुचल दिया गया, और कान्हू और सिद्धू को जो है वो मार दिया गया, ठीक, वो लोग मर गए। बाद में उनको पकड़ लिया जाता है और फिर किस तरह जो है लास्ट में मर ही जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है खोंड विद्रोह, 1837 से लेकर 1856 के बीच हुआ, ठीक। 1837 से 1856 के बीच उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम जिले में विस्तारित पहाड़ी जो है उस क्षेत्र में खोंड जनजाति ने कंपनी शासन के विरोध जो है विद्रोह किया। चक्र विसोई के नेतृत्व में खोंड जो है विद्रोह हुआ, ठीक, चक्र विसोई याद रखेंगे, ठीक है, जिसमें चुअरसा, कालाहंडी और अन्य जनजातियां भी शामिल थी। जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया जाए, इनके जो रीति रिवाज थे, ये लोग जो खोंड लोग थे ये मतलब बलि दिया करते थे, ठीक है, मतलब इंसानों की भी बलि दिया कर देते थे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो इसमें हस्तक्षेप करने लगे, तो इसी कारण जो है इसमें इन लोगों ने रिवोल्ट किया था, ठीक। अब यहाँ पे जो है टैक्स भी एक तरह से लगा दिया गया था, दो कारण थे, एक तो अपना जो है रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर दिया था अंग्रेजों ने, और वहाँ पे टैक्स भी जो है बढ़ा दिया था, जिसके कारण जमींदारों का उनके क्षेत्र पर जो है प्रवेश होने लगा था, और इसका इन लोगों ने विद्रोह किया, ठीक, और विरोध भी किया। तो चक्र विसोई के नेतृत्व में जो है ये विद्रोह हुआ और बाद में जो है समाप्त हुआ, ठीक। अंग्रेजों ने जो है इसको बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया, ठीक। चक्र विसोई मर जाते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कोया विद्रोह, 1803 से 80 तक चलता है, ठीक है, धीरे धीरे चलता है ये। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र जो आज का आधुनिक आंध्र प्रदेश है, ठीक है, वहीं कोया मतलब जनजाति रहती थी, जिसमें खोंडा सारा जनजाति के सरदार शामिल हुए, ठीक। बाद में पहले कोया जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया, ठीक है, इस क्षेत्र के मतलब जो आधुनिक आंध्र प्रदेश है, गोदावरी का जो क्षेत्र है, वहाँ की जनजातियों ने ये 1803 से 1840, 45, 58, 61, 62 में विद्रोह होता रहा, ठीक है। टोम्मा सोरा के नेतृत्व में, टोम्मा सोरा
ठीक, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? टोम्मा सोराय। इनके नेतृत्व में पुनः 1879 से लेके 80 में विद्रोह किया गया था लास्ट। ठीक, पुलिस का जो है दमन और महाजनों द्वारा जो शोषण हो रहा था उसके कारण ये चीज हुए थे। और जो नया वन अधिनियम आया था, कानून आया था, उसके खिलाफ भी हुए थे। वनों पर जो है उनके परंपरागत जो अधिकार होते थे उससे जो है उनको बेदखल कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक, इसी कारण यह विद्रोह हुआ। 1880 में जो है लास्टली जो है इसको दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, चलिए अगला है हमारा भील विद्रोह 1817 से लेकर 19 और फिर 1913। ठीक है, तो भील जो पश्चिमी घाट में रहते थे। ठीक, पश्चिमी घाट अब देखेंगे, पश्चिमी घाट किधर हो गए? ये वाला क्षेत्र। ठीक है, नीचे का क्षेत्र आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट है। ठीक, फिर यहाँ से लेके उड़ीसा ऊपर ऊपर ऐसे, और फिर यहाँ से जो आप देखेंगे तो ये गुजरात का क्षेत्र, राजस्थान भी ऊपर। ठीक, तो ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट है, तो यहाँ रहते थे। ठीक है, भील जनजाति। इन्होंने 1817 से 19 के दौरान जो है कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। बाद में एक सुधारक जो गोविंद गुरु, ठीक है, गोविंद गुरु जी ये हैं। ठीक, इन्होंने जो है दक्षिणी राजस्थान के भीलों की मतलब वहाँ के राजस्थान के भीलों को जो है संगठित किया और उनको 1913 तक भील राज के लिए लड़ने में मदद की। ठीक, इसमें हम लोग जो है एक नाम और लेना चाहेंगे, ये जो है इन्होंने भी जो है भील रिवोल्ट्स में बहुत साथ दिया और इनका नाम अगर देखें तो इनका नाम जो है, इनका नाम मैं बताऊंगा। ठीक है, इनका नाम था शायद ये शुरू में ही इन्होंने स्टार्ट किया था। इनका नाम जो है मैं अभी भूल रहा हूँ, मैं इनका नाम जो है आपको जरूर बताऊंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोली विद्रोह। ठीक है, कोली विद्रोह के बारे में बात करेंगे। भील के पड़ोस में रहने वाली जो कोली जनजाति थी, ठीक है, मतलब भील के ही पड़ोस में रहते थे कोली लोग। ठीक, तो यहाँ की जनजाति ने 1829, 1839, ठीक है, अगर बात करेंगे 1828 में थोड़ा सा होता है, फिर 1829 से मेनली स्टार्ट होता है और 1839 और दोबारा फिर 1844, 48, तो अगर देखेंगे तो 1828 से लेकर 1844 तक जो है ये विद्रोह चलता है। ठीक, तो इसके दौरान जो है कंपनी शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह होता है और उनकी नाराजगी क्या थी कंपनी से कि जो भी उन पे थोपे जा रहे थे, जो कंपनी का शासन था, ठीक, जबरदस्ती थोपा जा रहा था उनके ऊपर। ये लोग जो है एक स्वतंत्र मतलब तरह से रहने वाले लोग थे, तो इन पे जो है कंपनी का शासन थोपा जा रहा था, जिससे वो नाराज होके व्यापक पैमाने पे जो है इनकी बेरोजगारी जब बढ़ने लगी, ठीक, तो इन्होंने जो है इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया। ठीक है, और फिर इनके किलों को जो है बर्बाद किया, वहां पे जो भी अंग्रेजों का किला था उसको जो है बर्बाद किया। ठीक है, इस विद्रोह में। चलिए इसके अलावा बात करेंगे उत्तर पूर्व के जो आदिवासी थे उसके आंदोलन की। ठीक है, तो पहला जो इसमें आंदोलन है वो है खासी विद्रोह। गारो और जयंतिया पहाड़ियों के बीच पहाड़ी क्षेत्र पर अधिकार करने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी सिलवट के साथ ब्रह्मपुत्रा घाटी में एक सड़क संपर्क का निर्माण करना चाहती थी। इसके लिए अंग्रेजों, बंगालियों और मैदानी क्षेत्रों से श्रमिकों को इस क्षेत्र में लाया गया था। खासी, गारो, खम्टीस एवं सिंह फोर्स ने मैदानी क्षेत्रों से आए बाहरी लोगों को वापस भेजने के लिए तीर्थ सिंह, ठीक है, यही है तीर्थ सिंह, इनके नेतृत्व में स्वयं को संगठित किया। यह विद्रोह क्षेत्र में जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध विद्रोह बन गया। 1833 तक ये विद्रोह चलता रहा। ठीक है, अगर हम बात करें 1828 में स्टार्ट होता है, 33 तक चलता है और अंग्रेजों की सैन्य शक्ति ने इस विद्रोह को जो है बाद में कुचल दिया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे सिंह फोर्स विद्रोह 1830 से 1849। देखिए 1830 के पूर्वार्ध में असम में सिंह फोर्स के विद्रोहियों का शीघ्र ही दमन कर दिया गया, लेकिन उन्होंने विद्रोह को निरंतर जो है जारी रखा। 1839 के विद्रोह में ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट की मृत्यु हो गई। निरांग फेडू के नेतृत्व में 1849 में जो है फिर से विद्रोह हुआ, जो ब्रिटिश गैरिसन पर जो है ब्रिटिशर्स था गैरिसन, उस पर हमले एवं कई सैनिकों की हत्या जो है इसमें शामिल थी। और फिर बाद में जो है अंग्रेजी सैनिक आती है, फिर इस विद्रोह को जो है 1849 में ही कुचल दिया जाता है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे सैनिक विद्रोह के बारे में, ये थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है जितनी भी इन्फेंट्री वगैरह शामिल थी इसमें उसके बारे में बात करेंगे, जो छूट फूट संख्या में सैन्य विद्रोह हुए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक,
जो ब्रिटिश शासन के प्रति सिपाहियों में जो असंतोष था, वृद्धि हुई, क्या हुआ, क्या कारण था, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो असंतोष का कारण था वो था भुगतान, जो सैलरी थी या पद उन्नति थी उसमें भेदभाव होता था। ठीक है, उसके कारण भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश सिपाहियों के मुकाबले जो है कम वेतन दिया जाता था, कम सैलरी दिया जाता था, और उनकी पद उन्नति भी जो है बहुत ज्यादा नहीं होती थी। ठीक है, मतलब एक रेंज तक ही होती थी, उनको मतलब सूबेदार बनाते तो उससे ज्यादा फिर उनको जो है कोई भी रैंक नहीं दी जाती थी। बाकी जो अंग्रेजी सिपाही होते थे उनको जो है हमेशा पदोन्नति मिलती रहती थी। ठीक, तो ये भेदभाव था, इसके कारण असंतोष बढ़ रहा था। दूसरा दुर्व्यवहार भी था, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ जो है दुर्व्यवहार भी किया जाता था। ठीक है, विदेशी सेवा भत्ता, ठीक, विदेशी सेवा भत्ता नहीं दिया जाता था, जैसे दुर्गम एवं सुदूर क्षेत्रों में जहां भेजते थे लड़ने जाने पर जो है विदेश सेवा भत्ता देने से इनकार कर दिया जाता था। धार्मिक आपत्तियां भी थी, लॉर्ड कैनिंग के जनरल सर्विस एनालिस्टमेंट एक्ट 1856 के प्रावधान के तहत जो है किसी मतलब जो भी भर्ती हुए हैं जवान, ठीक है, भारत के अंदर एवं बाहर सेवाएं देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब बेसिकली क्या था कि जो भी हम भारतीय सैनिक हैं, चाहे कोई भी सैनिक है, तो चाहे भारत के अंदर आपकी सेवा लें या भारत से बाहर कहीं भी आपकी सेवा लें, लेकिन उस समय मान्यता ये थी कि क्या करते थे जो भारत के हिंदू खासकर जो सिपाही थे उनकी मान्यता थी कि कहीं भी हम नहीं जाएंगे, खासकर हम समुद्र पार नहीं करेंगे। ठीक है, समुद्र पार करना जो है वो अपने धर्म के खिलाफ मानते थे, तो इसलिए जो है नदी पार समुद्र पार नहीं करते थे। ठीक, तो एक तरह का ये भी था, धार्मिक आपत्तियां थी। ठीक है, इसके अलावा सिपाहियों ने अपने सभी असंतोष एवं शिकायतें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक को जो है साझा किया, जिसने आम नागरिकों को दुखी, संतप्त किया। विभिन्न वर्षों के दौरान जो है ऊंची जाति के सिपाहियों ने पाया कि उनकी जो धार्मिक आस्था के साथ जो है उनकी सेवा शर्तें संतुलन नहीं कर पा रही हैं। उदाहरण के लिए हम लोग बात करें तो 1806 में सिर की पगड़ी को चमड़े की कलगी से ठीक प्रतिस्थापित करने पर वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ। इसी प्रकार 1844 में बंगाल की सेना जो है उसके सिपाहियों ने क्या किया, इसलिए विद्रोह कर दिया कि उन्हें जो है सिंध से दूर भेजा जा रहा था। ठीक, और 1824 में बैरकपुर का आप जानते ही होंगे, ठीक है, मंगल पांडे वहां पे करते हैं, तो बैरकपुर में उस समय सिपाही सैन्य विद्रोह हो गया जब चिंगारी तक जो है पकड़ ली, जब बर्मा जाने के लिए उनको कहा गया। ठीक है, विद्रोह हो गया इसी बात पे, जब उनको बर्मा जाने के लिए कह दिया गया, समुद्र पार दूसरे देश, क्योंकि समुद्र पार करने का अर्थ था जाति को खो देना। ठीक, महत्वपूर्ण विद्रोह की बात करेंगे इसमें तो 1857 के पूर्व में जो है बहुत सारे जो है विद्रोह हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है इसमें। पहले हम बात करते हैं 1764 में बंगाल में सिपाहियों का विद्रोह हुआ। 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों ने वेल्लोर में उनकी सामाजिक और धार्मिक जो कार्य थे, रीति रिवाज थे, उसमें हस्तक्षेप के खिलाफ जो है विद्रोह किया। ठीक, विद्रोहियों ने दुर्ग पर जो है खासकर मैसूर का जो दुर्ग था उसके शासक राज्य चिन्ह युक्त झंडे को फिर से फहरा दिया। ठीक है, मैसूर का जो राज्य चिन्ह झंडा था उसको फहरा दिया वहां पे। 1824 में 47वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट के सिपाहियों का भी विद्रोह हुआ। 1825 में असम में ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह हुआ। 1838 में सोलापुर में भारतीय रेजिमेंट का विद्रोह हुआ। 1844, 49, 50, 52 में क्रमशः जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री, 66वीं नेटिव इन्फेंट्री और 37वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो है विद्रोह हुआ लगातार। हालांकि ये सभी जो है सैन्य विद्रोह अपने क्षेत्र की सीमा से बाहर नहीं फैल सके और ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा इसका जो है निर्ममता पूर्वक जो है एकदम दबा दिया गया, कुचल दिया गया। इन विद्रोहों ने भयानक हिंसा का प्रदर्शन किया, लेकिन इन विद्रोहों को विरासत बाद में अत्यधिक महत्वपूर्ण जो है सिद्ध हुई। मतलब कहने का कि इन विद्रोहों को जो है याद किया जाता है, ये हमारी विरासत है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत है। जन विद्रोहों की कमजोरियां क्या थी इसके बारे में बात करते हैं। ये सभी जन विद्रोह इतने बड़े होने के बावजूद कुछ कमजोरियां भी रखते थे। स्थानीय अलग थलग समग्र रूप से ये विद्रोह जन विद्रोह थे, लेकिन वस्तुतः स्थानीय एवं अलग थलग थे। स्थानीय शिकायतें थी, ठीक है, वहीं उसी क्षेत्र की शिकायत थी। ये अधिकांश जो है स्थानीय शिकायतों के परिणाम के स्वरूप हुआ जितने विद्रोह हुए। परंपरागत नेतृत्व था, नेतृत्व चरित्र में अर्धसमंती, अधोगामी, परंपरागत दृष्टिकोण वाला जो है नेतृत्व था। उनके विरोध ने किसी प्रकार का सामाजिक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया। राष्ट्रवादी भावना का अभाव था, यद्यपि इनमें जो है अधिकतर विद्रोह जो है विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा से हुआ था, लेकिन इनमें जो है राष्ट्रवादी भावना नहीं थी। ठीक,
इनमें राष्ट्रवादी भावना का साझा प्रयास नहीं था, अपितु वे उन दशाओं और हालात का विरोध कर रहे थे जो उन सबके लिए समान थी। पुराने तौर तरीके, ये विद्रोह जो है रूप स्वरूप में और वैचारिक संस्कृति विषय वस्तु में जो है शताब्दियों प्राचीन थे, बहुत ही पुराने तरीके से लड़े गए थे। आधुनिक हथियार का अभाव था। इन विद्रोह में लड़ाकों द्वारा जो है अपने विद्रोही जो विरोधी थे, ठीक, विदेशी शासन थे, उनके खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ी गई वो हथियार जो था वो परंपरागत हथियार था, ठीक है, आधुनिक हथियार नहीं था, उसका अभाव था और अंग्रेजों के पास जो है आधुनिक हथियार था। कुल मिलाकर ये विद्रोह निरंकुश के विरुद्ध स्थानीय प्रतिरोध की बेमिसाल परंपरा स्थापित करने में सक्षम थे। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख किसान और आदिवासी आंदोलन जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में संघर्ष की एक लंबी परंपरा स्थापित की। इन आंदोलन में हमें सीखने को मिलता है कि जब लोगों पर अत्याचार बढ़ता है तो वे अपनी आज़ादी और अधिकारों के लिए जो है उठ खड़े होते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में जो है आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो मैं आपको बताने वाला था वो ये बताने वाला था कि एक विद्रोह इसमें छूट रहा है, वो है कुर्ग विद्रोह, ठीक है। तो कुर्ग विद्रोह के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वो बेसिकली जो है होता है दक्षिण भारत के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे जो है वहाँ का राजा होता है, ठीक है, राजा चिक्का वीर राजेंद्र। इन्होंने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया होता है और विद्रोह जो है लगभग 3 साल तक चलता है, ठीक है। 1833 से 34 में पहले होता है और फिर उसके बाद जो है 2 साल और होता है और यही राजा जो है बाद में आत्मसमर्पण कर देते हैं। इनका साथ पूरी जनता देती है, ठीक है, जनता इनका साथ देती है, लेकिन ये जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं और फिर ये जो विद्रोह है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और भील विद्रोह में जो एक और नाम मैं लेने वाला था, ठीक है, उनके बारे में बता देता हूं, ठीक। भील विद्रोह की बात करें तो सुभाष चंद्र कुशवाहा नाम के जो है व्यक्ति थे जिनका हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। ये जो है सुभाष चंद्र कुशवाहा इनका नाम था, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था 1817-19 में। बाद में जो है गुरु गोविंद जी जो है उन्होंने राजस्थान के भील लोगों को एकजुट किया और लड़ाई के लिए प्रेरित किया 1913 तक, ठीक है। तो इन दोनों का जो है महत्वपूर्ण योगदान है भील विद्रोह के अंदर, ठीक, समझ गए। सुभाष चंद्र कुशवाहा इनका नाम है, ठीक। चलिए, तो ये जानकारी थी जिसको साझा करना था, ठीक है। और फिर यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और जानकारी के साथ। कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं।